फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टोर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्त, बहुत दिन बाद मैं वीडियो को पब्लिश करने जा रहा हूं क्योंकि थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से हेल्थ इशू बार इशू आ जाती है ना। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लाइफ के लिए। देखिए, खाद्य संसाधनों में सुधार जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक मैं चर्चा करूंगा और ये पूरे चैप्टर की आज बात करूंगा। इम्पोर्टेंट जो हमने अंडरलाइन किए हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे बस, ठीक है। चलिए, ज़्यादा वीडियो देरी ना करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, यहाँ जो क्वेश्चंस है, यहाँ कह रहा है कि भोजन से हमें, देखिए यहाँ कह रहा है कि भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। चलिए देखिए, भोज पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे एक अंडरलाइन हमने किया हुआ है, लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जो जनसंख्या है 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो पूछ सकता है ना भाई, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, मतलब जनसंख्या 100 करोड़ यानी 1 बिलियन से भी अधिक है और इसमें लगातार क्या हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया है। पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन से, और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी तक फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहा है। जैसे हमने हरित क्रांति का फसल का उत्पादन किया है, जिससे हम श्वेत क्रांति का दूध का उत्पादन बढ़ाया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अब जो अंडरलाइन किया हूँ मैं उससे ज़्यादा हम फालतू का समय नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अधिकांश खाद्य सुरक्षा उसके किस पर पूछ सकता है कि जो खाद्य सुरक्षा है किस पर निर्भर करता है? तो खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करता है। उत्पादन क्या होना चाहिए, उपलब्धता क्या होना चाहिए, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर रहती हैं? तो कृषि पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखिए, संपोषणीय जीवन यापन के लिए, अब पूछ सकता है, संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। पूछ सकता है कि संपोषणीय जीवन यापन के लिए क्या करना चाहिए? तो मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली क्या है, अपनानी चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमें पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ कृषि, ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि अपनानी चाहिए। जैसे कुक्कुट पालन हो गया, मैं बताऊंगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में आ चुका है अभी। मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, जितने भी सारे पालन है मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। समझ बात आ रही है? चलिए, अब देखिए, फसल की उन्नति में, उत्पादन में उन्नति कैसे होती है? जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्राप्त होता है। ज्वार से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। दाल जैसे हमारे चना हो गया, मटर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया। मसूर से क्या प्राप्त होता है हमको? प्रोटीन। इससे क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। और तेल वाली जो चीज़ें हम अगर बात करें, तेल वाली चीज़ें के बाद, तेल वाले जैसे आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गए, तिल हो गया, अरंड हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया तथा सूरजमुखी, इससे क्या प्राप्त होते हैं? वसा प्राप्त होते हैं,
ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होती है। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा चारा फसलें जिसे वर्षिम बोलते हैं, जई बोलते हैं अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। तो पूछ सकता है सूडान घास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। ये आपका डायग्राम दिया गया है, विभिन्न प्रकार की फसलें। क्लियर है ना? जितना पढ़ा रहा हूँ आप उसी को रिवीजन करिए, क्योंकि टाइम कम है, पूरे हम बुक पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। विभिन्न फसलों के लिए ये पढ़ा हुआ है एक बार है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी, है ना, विभिन्न फसलों के लिए क्या होते हैं कि विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों जैसे आपका तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। तो पूछ सकता है कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? तो तापमान तथा दीप्ति काल की आवश्यकता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, दीप्ति काल क्या होता है? सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। मतलब दीप्ति काल जो होता है सूर्य के प्रकाश काल से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पौधे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। समझ बात आ रही है? कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसे खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में जो उगाते हैं उसे खरीफ फसल बोलते हैं। पूछ सकता है जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ फसल बोलते हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक चलती है। ये भी पूछ सकता है ना? ये भी पूछ सकता है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। नवंबर से अप्रैल मास तक होती है इस समय का मौसम। इन फसलों को इन फसलों को रबी का फसल कहते हैं। ये जो धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है और उड़द है, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये रबी की फसलें हैं जो अभी बोई जा रही हैं। तो ये इसका कार्यकाल कितना होता है? नवंबर से लेकर के अप्रैल तक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ बता रही है? चलिए, भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में किसमें 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये आप नोट करेंगे। ये आप फैक्ट जो लिखा हुआ है इसको आप नोट करेंगे कि 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की जो पैदावार होती है उसमें 4 गुने की वृद्धि होती है। कितने गुने की वृद्धि हुई है? 4 गुने की। क्लियर? चलिए, इसके बाद पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे। इनको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण बीज को चुनना, कि अच्छे बीज को चुनेंगे, अच्छे क्वालिटी वाले बीज को चुनेंगे, है ना। दूसरा, फसल की उचित देखभाल करना। तीसरा, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ये सारी हमको क्या करना पड़ता है? सुरक्षा। 3 ऐसे हमको प्रणालियों को अपनाना पड़ता है जिससे हमारा पैदावार उन्नति हो। ठीक है, तो 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला, बीज का चुनाव अच्छी तरह से करेंगे, फसल की उचित देखभाल करेंगे, और तीसरा, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से क्या बचाएंगे। ठीक है, चलिए, इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, इसमें क्या है कि पहला है कि फसल की किस्मों में सुधार, है ना। फसलों की किस्मों में हम सुधार कैसे करेंगे। दूसरा क्या है कि फसल उत्पादन का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। तीसरा क्या है
कि फसल का सुरक्षा प्रबंधन कैसे करेंगे। 3 है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आते हैं हम फसल की किस्मों में सुधार, पहले टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए इसमें क्या है कि हम फसल में किस्मों की सुधार कैसे करेंगे, फसलों का अच्छा उत्पादन अच्छा हो कैसे करेंगे। अतः यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए मुख्य उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐसे गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है। किसके द्वारा डाला जाता है, संकरण द्वारा। संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतर किस्मीय, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो संकरण कराते हैं यह संकरण अंतर किस्मीय क्या होते हैं, अंतरा किस्मीय यानी विभिन्न किस्मों में। इसका मतलब क्या होता है, विभिन्न किस्मों में। और एक होता है अंतरा स्पीसीज, एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीसीज में, एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीसीज में। और दूसरा है अथवा अंतर्वशीय यानी विभिन्न जेनेरा में हो सकता है, विभिन्न जेनेरा में हो सकता है। क्लियर है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाली। कौन सी दूसरी विधि क्या है, ऐच्छिक गुणों वाली, जिसमें क्या होता है, जीन का डालना होता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुवंशिकीय रूपांतरण फसल प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी विधि में क्या है कि ऐच्छिक गुणों वाली जीनों को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए किस्मों में सुधार के लिए कारक क्या होते हैं। तो किस्मों में सुधार के लिए कारक होते हैं उच्च उत्पादन और उन्नत किस्में। पहला होता है किस्मों में, अगर जो किस्म है उसमें सुधार के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला होता है उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, पहली बात। उन्नत किस्में आती हैं कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसलों में भिन्न होती हैं। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तिल की गुणवत्ता और फसल तथा सब्जियों का संरक्षण क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको देख कर जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे में सब रिवीजन हो जाए। जैव तथा अजैव प्रतिरोधकता, तीसरा आता है जैव तथा अजैव प्रतिरोधकता। जैव मतलब जिसमें जीवन है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं है। जैविक जैविक का मतलब होता है रोग, कीट तथा निमेटोड। जैविक का मतलब क्या होता है, रोग, कीट तथा निमेटोड। तथा अजैविक मतलब होता है सूखा, है ना। अजैविक का मतलब होता है सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी ठंड तथा पाला, गर्मी ठंड तथा पाला। ठीक है, ये सब अजैविक में आ जाएंगे। अजैविक में सूखा आ जाएगा, क्षारता आ जाएगा, जलाकृति आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, ठंड आ जाएगा और पाला आ जाएगा। ठीक है, परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन परिस्थितियों के कारण जो होता है फसल उत्पादन कम हो जाता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में क्या करती हैं, सुधार करती हैं। फसल उत्पादन में क्या करती हैं, सुधार करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है, थोड़ा सा आपको बात है ना बोरिंग हो रही है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा पढ़ने वाला है ना। ये नहीं कि ऐसे परिपक्व काल में परिवर्तन क्या है, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इसमें किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसल लगा सकते हैं। मतलब परिपक्वन काल में परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो किसान होते हैं प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसल उगाते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि को क्या करता है, कम करता है। फिर आता है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता का मतलब होता है व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ठीक है,
ऐच्छिक सशस्त्र विज्ञान गुण देख लीजिएगा। ये सब सारी चीज़ें चारे वाली फसलें के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। ऐच्छिक रहस्य विज्ञान गुण क्या होता है कि जो चारे वाली जो फसलें होती हैं उसके लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण होती हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं। अनाज के लिए कैसे पौधे उपयुक्त होते हैं? तो बौने पौधे उपयुक्त होते हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं। ठीक है। इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सशस्त्र विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन करने में सहायक होती है। चलिए, अब आता है दूसरा, फसल उत्पादन का प्रबंधन कैसे करेंगे। जैसे फसल हमारा उत्पाद हो गया तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। इसके प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये भी क्वेश्चन आया था। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में, धन अथवा आर्थिक परिस्थितियों किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ना नहीं, यहाँ तक योगदान जो है उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। क्या है? सहसंबंध है। जो उत्पादन प्रणालियाँ भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। उत्पादन प्रणालियाँ कितने स्तर की हो सकती हैं? विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन प्रणालियाँ इसमें सम्मिलित हैं। तो कैसे इसमें उत्पादन प्रणालियाँ कौन कौन से प्रबंधन में कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो बिना लागत उत्पादन वाली सम्मिलित है, अल्प लागत उत्पादन वाला सम्मिलित है, अधिक लागत उत्पादन प्रणालियों में क्या है? सम्मिलित हैं। ठीक है। पहला इसमें आता है प्रबंधन कैसे करेंगे, पोषक प्रबंधन। पहला क्या आता है? पोषक प्रबंधन। जैसे हमें वृद्धि, विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधे को भी वृद्धि होने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है। पौधे को पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है? तो हवा से, पानी से तथा मिट्टी से प्राप्त होता है। हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधे के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ आवश्यक होता है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन मिल जाता है, बिल्कुल। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिल जाता है, बिल्कुल। एवं शेष अन्य पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। है ना? समझ बता रही है? बिल्कुल। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इसे बृहद पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है। इन पोषकों की कमी के कारण पौधे की शारीरिक प्रक्रिया जैसे जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना क्या है? आवश्यक होता है। इन पोषकों को मिलाना क्या है? आवश्यक होता है। इन पोषकों को मिलाना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, स्रोत और पोषक के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, स्रोत और पोषक के बारे में जैसे हवा, तो हवा में से क्या होता है? हवा में से आपको मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। पूछ सकता है कि हवा से हमें क्या मिलता है? तो हवा से जो पोषक तत्व मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे H2O होता है ना, तो ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है? और हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। अब मृदा की अगर हम बात करते हैं, मृदा से क्या मिलता है? तो दो प्रकार के मृदा से मिलता है आपका, एक बृहद पोषक, एक सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक में आपका मिलता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसको याद कैसे करेंगे? बृहद पोषक के रूप में मृदा पूछ सकता है कि मृदा में बृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहले लिखेंगे NPK, नाना पाटेकर
कॉर, है ना। तो नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, है ना, पोटेशियम हो जाएगा, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये याद रखिएगा। ऐसे करके NPK ऐसे करके याद रखते हैं किसी चीज़ को। सूक्ष्म पोषक क्या होता है? सूक्ष्म पोषक में आपका आ जाएगा आयरन, आ जाएगा मैग्नीज, आ जाएगा बोरान, आ जाएगा जिंक, आ जाएगा कापर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सब आ जाएंगे सूक्ष्म पोषक के रूप में। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम खाद के बारे में कि खाद क्या होता है। तो खाद जो होता है, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में क्या करते हैं? पोषक प्रदान करते हैं। देखिए खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? तो खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी की अल्प मात्रा में पोषक, अगर मिट्टी में अल्प मात्रा में पोषक है, अल्प मात्रा में पोषक अगर है तो उसे क्या करता है? प्रदान करता है। अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करता है। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे के खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे के अपघटन से क्या होता है? तैयार किया जाता है। ठीक है। यहाँ देखो खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को क्या करती है? बढ़ाती है। क्लियर है ना। मिट्टी की उर्वरकता को क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है। यहाँ देखिए खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में क्या करता है? सुधार करती है। मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। पानी की सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करते हैं, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। इम्पोर्टेंस देखेंगे पूरा हम। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें संरक्षण में, जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद्य को निम्न भागों में वर्णित किया गया है। खाद को क्या किया गया है? निम्न पदार्थों में वर्णित किया गया है। ठीक है। पहला क्या वर्णित किया गया है? पहला वर्णित किया गया है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में, है ना, कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन, है ना, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र यानी गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्याग चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विलगित किया जाता है, जिससे कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। क्लियर। ये तो समझ ही में आ रहा होगा। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा, अब ये कह सकता है कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये तो पता है ना। चलिए फिर आता है दूसरा हरी खाद। फिर दूसरा क्या आ जाता है? हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे आपका पटसन हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी को मिला देते हैं। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। हरी खाद में परिवर्तित हो जाता है जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। मिट्टी से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, है ना। जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके बाद बात करेंगे उर्वरक की। इसके बारे में बात करेंगे, फिर उर्वरक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक होता है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जो है नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वच्छ पौधे की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु एक आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? महंगे पड़ते हैं, है ना। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक होते हैं
उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, है ना, कायिक वृद्धि होती है इनके वजह से, उर्वरक की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है। बिल्कुल, इनका जो प्रयोग है ना उर्वरक का, ये मिट्टी की उर्वरकता को घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। क्लियर। अब देखिए कार्बनिक खेती की अगर बात करते हैं हम, कार्बनिक खेती की बात करते हैं कि कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पशुपालन या पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जो होते हैं, नील हरित शैवाल का जो संवर्धन होता है, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। जैविक उत्प्रेरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियां तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, पद्धति के लिए क्या करते हैं, मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे, है ना, मिश्रित खेती और अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे कि नीचे अनुभाग में वर्णित आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क, खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। सेकंड आता है सिंचाई। भारत में अधिकांश खेती वर्षा सिंचाई पर निर्भर करती है ना, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर ही निर्भर करती है। क्लियर। ये पढ़िए, ये थोड़ा देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। चलिए यहाँ देखिए, कुछ ऐसे स्रोत हैं, जैसे हम अगर बात करें इन स्रोतों के कुछ उदाहरण जैसे कुएं, नहरें, नदियाँ और तालाब। कुएं, नहरें, नदियाँ तथा तालाब। कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक खुदे हुए कुएं तथा दूसरा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को क्या करते हैं, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। और नलकूप में पानी जो होते हैं गहरे जल स्तरों से निकालते हैं, उसे नलकूप बोलते हैं। इन कुओं को सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है, नलकूप से पंप द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद आती हैं नहरें। ये सिंचाई का एक विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशय अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर के खेतों में क्या करती हैं, सिंचाई करती हैं। नदी जल उठाव प्रणाली। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। जहाँ पे अनियमित और पर्याप्त होता है ना, नहरों का बहाव अनियमित और अपर्याप्त होता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे क्या करते हैं, पानी निकाला जाता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये होता है तालाब। तो तालाब क्या होता है कि छोटे जलाशयों जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए, है ना, जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। छोटे जलाशय जो होते हैं, जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। ठीक है। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रह, जल विभाजन का उचित प्रबंधन किया जाता है। ठीक है,
ये छोटे बाद वर्षा के पानी को बहने से रोकता है तथा मृदा को अपरदन से भी क्या करते हैं, कम करते हैं। क्लियर है। तीसरा आता है फसल पैटर्न। जो फसल का पैटर्न होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फसल पैटर्न, फसल उगाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। पहला, मिश्रित फसलें। इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, जैसे गेहूँ प्लस चना, ये मिश्रित फसलें हैं। गेहूँ प्लस सरसों, ये भी मिश्रित फसल हैं। मूंगफली प्लस सूर्यमुखी, ये भी मिश्रित फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? मिश्रित फसलें हैं। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है? अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, है ना, निर्दिष्ट पैटर्न को उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा इनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी फसल उगाते हैं, एकांतर क्रम में। अंतरा फसलीकरण में पूछेगा कि क्या होता है कि तो एकांतर क्रम में उगाते हैं। इसमें कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लूबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषक का अधिकतम उपयोग हो सके। इसमें क्या होता है कि इस विधि द्वारा पीड़क एवं रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी फसलों में फैलने से रोका जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात का ध्यान रहे। इसलिए देखिए, ये है अंतरा फसलीकरण। इसमें एक गोभी है तो गोभी की सीरीज में और कोई फ्रूट है, फ्रूट किस्म, और ये अलग अलग। इसमें अगर रोग लग जाए तो इसी में से ट्रांसफर हो, दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, तो इसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए, ठीक है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए? यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी अंडरलाइन हमने किया हुआ है, यहाँ पे एक गोला बनाया है, इसमें कह रहा है कि एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए या नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता, ये किस पर निर्भर करता है? ये नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस बात का भी ध्यान रहेगा आपको। क्लियर है ना? क्लियर है, बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रहेगा। ठीक है। अब देखिए, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब फसल अगर हम उत्पादन कर लेंगे तो इसके सुरक्षा के लिए कोई प्रबंधन तो हमको चाहिए। उसको सुरक्षा के लिए प्रबंधन तो हमको चाहिए कि क्या क्या हमें प्रबंधन की आवश्यकता होगी, है ना, क्या क्या हमें प्रबंधन की आवश्यकता होगी। थोड़ी सी इधर लंबी देखिए, यहाँ पूछा था, ये जो है हम बता देते हैं थोड़ा सा इसमें आकर के। एक होता है कुक्कुट, जिसको मुर्गी पालन बोलते हैं। तो अंडे एवं कुक्कुट जो होते हैं, मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अंडे एवं कुक्कुट जो होते हैं, मांस के उत्पादन को बढ़ाने के मुर्गी, इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित करते हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाले जो लेयर मुर्गी पालन किया जाता है, लेकिन मांस उत्पादन के लिए ब्लोरोल को पाला जाता है। क्लियर है, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें अभी आएगा। तो ये मैं कह रहा था। ठीक है। अब देखिए, पशु कृषि, यहाँ जो गाय के बारे में बात किया है, पोषक कितना मिलता है इसके बारे में बात किया हुआ है। ठीक है। अब फसल सुरक्षा प्रबंधन हम कैसे करेंगे? फसल सुरक्षा प्रबंधन, देखिए, फसल सुरक्षा प्रबंधन हम कैसे करेंगे इसके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि जो खरपतवार, ये क्या है? गोथरू, जेंथिलम, गाजर घास, जिसको पार्थेनियम बोलते हैं, मोथा, जिसको साइप्रस टोटस बोलते हैं, इन खरपतवार को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद आपका आता है पशुपालन, अनाज का भंडार कैसे किया जाता है। इस वाले स्लाइड से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
तो ये जितना भी हमने पशुधन ये जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं सब मैं अगले वीडियो में आपको ये कुक्कुट या मुर्गी पालन क्या होता है, अंडों का ये ब्रॉयलर उत्पादन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद समुद्री मत्स्यिकी क्या होती हैं, मत्स्य क्या होता है, अंतः मत्स्यिकी क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मधुमक्खी पालन क्या होता है। इसके बाद मधुमक्खी पालन के बाद फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। थोड़ी सी अगर हम आपके पास टाइम है तो इसका सारांश हम पढ़ लेते हैं। पता है आपको सारांश से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम कह दें, देखिए यहाँ पे अगर हम कह दें, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं फसल के लिए क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, फसल के लिए यहाँ अगर हम बात करें तो फसल के लिए अनेक पोषक की आवश्यकता होती है। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिल ही जाता है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है, मिट्टी से शेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इसलिए इसे जो अधिक होती है बृहद पोषक कहते हैं, और शेष अन्य पोषक कम मात्रा में होती है, इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक कहते हैं। कैसे कहते हैं, सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है, फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो फसल के लिए जो मुख्य जो स्रोत है ना, वो खाद तथा उर्वरक हैं। क्या हैं? खाद और उर्वरक हैं। फसल के लिए पोषक के मुख्य जो स्रोत हैं, है ना, खाद और उर्वरक हैं। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़कनाशियों तथा शाकनाशियों का न्यूनतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ बात आ रही है भैया मेरे? कार्बनिक अगर जो कृषि हो रही है उसमें ना तो उर्वरक का प्रयोग करेंगे, ना ही पीड़कनाशियों का प्रयोग करेंगे, ना ही शाकनाशियों का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? न्यूनतम या बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। इन प्रणालियों में स्वच्छ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक यानी खादों, पुनः चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फर्म में क्या होता है, एक विशेष फर्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन आदि में बढ़ावा देने की खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। देखिए एक ही खेत में विभिन्न फसलों को, एक ही खेत में अगर हम विभिन्न फसलों को उगा रहे हैं, पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगा रहे हैं, उन्हें फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन क्या कहते हैं? उच्च उत्पादन यानी अच्छी गुणवत्ता, जिसमें जैविक अजैविक कार्यों के प्रति रोधकता, अल्प परिपक्वता काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल तथा ऐच्छिक सशस्त्र विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? नस्ल सुधार की आवश्यकता है। फॉर्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे आपका आवास है, आहार है, जनन है तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या कहते हैं? इसे पशुपालन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है कि फॉर्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे आवास होता है, आहार होता है, जनन होता है, रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसे पशुपालन कहा जाता है। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गी की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गी की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन होता है। मुर्गों के मांस के लिए और मुर्गों के मांस के लिए ब्रोलर उत्पादन है। क्या है? ब्रोलर उत्पादन है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म की नस्लें के लिए भारतीय देसी तथा वाय नस्लों में क्या करते हैं? संकरण कराते हैं। देसी तथा वाय नस्लों में क्या संकरण कराते हैं? समुद्र तथा अंतः स्थलीय स्रोतों से मछलियाँ प्राप्त करते हैं। समुद्र तथा अंतः स्थलीय स्रोतों से क्या करते हैं? मछलियाँ प्राप्त करते हैं। समुद्र तथा अंतः स्थलीय स्रोतों से। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन समुद्र
तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में हम कर सकते हैं। ठीक है। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी तथा उपग्रह द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, जाल का प्रयोग करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। किसके लिए अपनाते हैं, मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन क्या करने के लिए किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन जो होता है मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये सारांश रहा। सारांश से भी क्या है, क्वेश्चंस आता है। क्या है, सारांश से भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यही हमारी वीडियो है। अगले वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कर देंगे विस्तृत पढ़ाकर समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।